देश के अंदर सबसे बड़ा सवाल है कि घरेलू हिंसा। होता क्या है कि थाने तक तो महिला पहुंचती है, लेकिन कई बार उनका केस ही नहीं रजिस्टर्ड होता। जो दहेज प्रथा है वो तो बैन है, लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। जो डीवी एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये अपने में ही एक संपूर्ण एक्ट है। घरों में लड़ाई झगड़ा होता है और पत्नी को जो है कि पति बाहर निकाल देते हैं। अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, अलाउ कर दिया उसके पिटिशन को कि उसे वापस बुला लिया जाए, और फिर भी पति उसे वापस नहीं बुलाता है, अपने पास नहीं रखता है, तो 1 साल के दौरान, 1 साल के उपरांत महिला के पास राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं कि वो डिवोर्स पिटिशन फाइल कर सके। यानी हमारे देश में भी पता लगा कि ये एक गुनाह है सेक्सुअल हैरासमेंट की। 17 साल लग गए एक लॉ पास होने में, कानून पास होने में, महिला को प्रोटेक्ट दिलाने के लिए। आज अगर पुरुष अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ सेक्सुअल हैरासमेंट हो रहा है, तो आप लड़िए। क्या महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकती है? जी हाँ। अगर पुरुष घर में बैठ के घर का काम संभाल रहा है और महिला कमा रही है, तो उस बीच में अगर डाइवोर्स होता है तो किन को मेंटेनेंस देना चाहिए? जैसे पत्नियां अपने पति के खिलाफ करती हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप में भी जो महिला है वो पुरुष के खिलाफ केस कर सकती है, मेंटेनेंस की डिमांड भी कर सकती है। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और हमारे साथ आज जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अनीता महापात्रा है। सबसे पहले मैम आपका हम स्वागत करते हैं सोशल संवाद की तरफ से। आज हम जो बातचीत करेंगे जो है कि हिंसा, जो घरेलू हिंसा है उस पर बातचीत करेंगे और उसके लिए क्या कुछ कानून भारत सरकार की तरफ से जो है कि महिलाओं के लिए बनाया गया, उन सभी कानूनों पर हम अपने अधिवक्ता से सवाल और जवाब करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि हम मैम से बातचीत की शुरुआत करें, उससे पहले हम आप से सीधे तौर पर हम कहेंगे कि मैम अपने बारे में कुछ बताएं। मैम, आपने कब से जो है कि वकालत शुरू किया और काफी सारी महिलाएं भी आपके पास आती हैं, तो महिलाओं से जुड़ी हुई समस्या भी आप देखती हैं, तो सबसे पहले आप अपना जो है कि इंट्रोडक्शन दर्शकों को बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपकी पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आपके इस चैनल में आपने मुझे मौका दिया और इस डोमेस्टिक वायलेंस को बता के मैं महिलाओं के बीच में जागरूकता पैदा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हर महिला इस कानून के बारे में जाने, उसका ज्ञान रखे और उसका सही उपयोग करें। अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो मैंने लॉ तो 1996 में किया है, पर मेरी प्रैक्टिस मैंने शुरू की है 2004 से। किसी न किसी वजह से, घरेलू परिस्थितियों की वजह से मैं 1996 लॉ करने के बाद भी मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई और 2004 से दिल्ली में ही मैंने अपना रजिस्टर्ड किया बार में और उसके बाद प्रैक्टिस मेरी शुरू हुई। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, हाई कोर्ट में करती हूँ और सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी लॉ की प्रैक्टिस करती हूँ। जी, तो मैम ने अपने विषय में बताया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में दिल्ली के अंदर और जो है कि राज्यों के अंदर मैम प्रैक्टिस करती हैं। मैम, देश के अंदर सबसे बड़ा सवाल है कि घरेलू हिंसा। आज बात करें कि हमारा जो भारतीय समाज है काफी ज्यादा जो मॉडर्न हो गया है, उसके बावजूद भी महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा जो है वो कहीं ना कहीं नहीं रुक रहा है। आज महिलाएं, बच्चियां जो है समझदार और पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें हमेशा घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। कैसे उनसे बच लाएं? कानून का क्या सहायता ले सकती हैं? कानून उनके लिए क्या क्या है? जी, घरेलू हिंसा अर्थात डोमेस्टिक वायलेंस जो कि 2005 में लागू किया गया और इस लॉ के अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत महिला को सुरक्षा मिलती है कई जगहों से। अब देखिए, युगों युगों से महिला इस घरेलू हिंसा से लड़ती आ रही है, पर उसे रिजल्ट नहीं मिला है आज के दिन। पर 2005 में जब ये कानून आया तो महिला को काफी सारा प्रोटेक्शन मिला, जो जिसकी दरखास्त वो कोर्ट में कर सकती है और अपने अधिकारों की मांग कर सकती है। तो ये उनकी सुरक्षा के लिए है। और अगर आप महिला के बारे में पूछेंगे किस तरह की महिला है वो,
तो कोई भी पत्नी अपने पति से अगर हिंसा पा रही है, अपने सास ससुर से घरेलू हिंसा है उसके प्रति, आप ले लीजिए ननद हो गई, जेठ हो गए, ससुर हो गए, या कोई भी रिश्तेदार हो जो उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, वो सबके खिलाफ केस कर सकती है, कोर्ट में केस दर्ज कर सकती है और अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर सकती है। मैम, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है गांव से लेके शहरों तक में भी। होता क्या है कि थाने तक तो महिला पहुंचती है, लेकिन कई बार उनका केस ही नहीं रजिस्टर्ड होता है। उस परिस्थिति में महिला क्या करे? तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जो प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ वुमेन एक्ट है, वो थाने में होता ही नहीं है रजिस्टर्ड, वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में होता है, यानी मजिस्ट्रेट के सामने होता है। अगर इस तरह का कोई दहेज प्रथा हो, दहेज की कोई मांग हो, उसके साथ शारीरिक पीड़ा की जा रही है, मानसिक पीड़ा की जा रही है, या फिर मौखिक पीड़ा दी जा रही है किसी महिला को, उसके लिए वो थाने में जा सकती है अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, और वहां पे अपना कंप्लेंट, शिकायत दर्ज कर सकती है और उसकी सुनवाई जरूर होगी, क्योंकि एफआईआर लॉन्च होगी, एफआईआर के बाद चार्जशीट फाइल होगी, कोर्ट के सामने पेश होगा और उसकी सुनवाई तुरंत ही होती है। दहेज, भारतीय समाज में दहेज को लेकर पार्लियामेंट में भी कानून पास हुए हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी दहेज का जो प्रथा है वो नहीं रुक रहा है। दहेज कम मिला तो उस बेटी को, उस महिला को घर वाले ही लोग जो है कि पति से लेकर सास ससुर तक उसको ताना मारते रहते हैं, जिससे महिला कई बार परेशान होकर आत्महत्या जैसे भी कठोर कदम उठा लेती है। तो इस परिस्थिति में महिला को क्या करना चाहिए? क्योंकि दहेज का जो मसला है बड़ा ही गंभीर है। दहेज प्रथा जो सरकार ने उस पर कानून लाया और उसको बैन करने की बात की, लेकिन चुप्पे छोरी जो चुपचाप जो है कि अनदेखे में दहेज जा भी रहा है, उसके बावजूद भी लोगों को घरों में महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है दहेज को लेकर। इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, जो दहेज प्रथा है वो तो बैन है, लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। हालांकि गांवों में, कुछ घरों में, कुछ कम्युनिटी में अभी भी ये प्रथा प्रचलित है और कई बार तो बिना बताए महिला, उनके परिवार को बताया जाता है कि हमें दहेज नहीं चाहिए, हम दहेज की मांग नहीं कर रहे हैं, और उनका विवाह भी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है। विवाह के बाद 1 महीना 2 महीने के बाद उनके साथ जो है ये वायलेंस शुरू हो जाता है, शोषण शुरू हो जाता है, हर तरह का शोषण, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, उनको सेक्सुअली हरासमेंट, फिर यहाँ तक कि उनके साथ हर तरह की प्रताड़नाएं शुरू हो जाती है, और वो कारण होता है सिर्फ दहेज। वो इनडायरेक्टली उनके साथ टॉर्चर, शोषण शुरू हो जाता है। और ये तो मानसिक है हर इंसान की, और ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो होनी चाहिए हर जगह, हर कम्युनिटी में, कोर्ट्स में, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोसाइटी में ये अवेयरनेस प्रोग्राम हो कि ये लेना और देना दोनों पाप हैं। तो जरूर ये पूरी तरह से उठ जाएगा समाज से, और इस तरह की दहेज की मांग भी बंद हो जाएगी। पर इसके लिए अभी समय है, और सारी महिलाएं एकजुट होकर इसके ऊपर काम करेंगी तो ये संभव है कि कभी ना कभी ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मैम, डीएबी एक्ट के माध्यम से महिलाएं किस तरह से अपनी सहायता ले सकती हैं? डीएबी ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये जो डीबी एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये अपने में ही एक संपूर्ण एक्ट है। इसमें अगर महिला को घर से निकाल दिया जाता है और उसके साथ किसी तरह का भी हैरासमेंट हो रहा है, चाहे वो सेक्सुअल हैरासमेंट हो, चाहे फाइनेंशियल हैरासमेंट हो, चाहे आप ले लीजिए फिजिकल हो, शारीरिक के अलावा मेंटल और मौखिक टॉर्चर भी हो, तो उसके खिलाफ वो कोर्ट में जब जाती है तो वो हर तरह के ऑर्डर ले सकती है कोर्ट से। एक होता है प्रोटेक्शन ऑर्डर। किस तरह का प्रोटेक्शन ऑर्डर? वायलेंस के अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर, जो हिंसा उसके साथ हो रही है उस पर रोक लगा दी जाए।
तो उस तरह का ऑर्डर वो मांग कर सकती है कोर्ट से, और बिल्कुल मिलती है। वो रेसिडेंस ऑर्डर का डिमांड कर सकती है। अगर उसे ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया तो वो कोर्ट में जाके मांग कर सकती है कि मुझे वापस ले लिया है और उस घर में मुझे वापस रहने का ऑर्डर पास कर दिया जाए। वो कस्टडी, चाइल्ड कस्टडी ऑर्डर भी कोर्ट से मांग कर सकती है। वो ये कह सकती है कोर्ट से कि मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया है और मेरा जो बच्चा है मुझे वापस दे दिया जाए, और उसकी मांग भी पूरी होती है कोर्ट में। इसके अलावा आप फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आप रिलीफ मांग सकते हो कोर्ट से। महिलाएं जो हैं कंपनसेशन मांग सकती है, मुआवजा जो उसके साथ इंजरी हुई है, जो डैमेज हुआ है, चाहे मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, उसका जॉब छूट गया, उसका बच्चा उसके हाथ में नहीं है, उस सारी चीजों की मुआवजा भी वो अदालत से मांग सकती है और इसकी सुनवाई होती है। मैं आप पर एक सवाल जोड़ना चाहूंगा। आज भी गांव और दूर दराज के इलाके में होता क्या है कि जो महिला है उसके बच्चे को परिवार वाले रख लेते हैं। बेटा को बोल देते हैं कि मम्मी का बोलो कि पुलिस के सामने कि मम्मी के साथ मुझे नहीं रहना है, पापा के साथ। मान लीजिए कि कोई महिला पुलिस को फोन करती है, हिंसा होता है, उसको क्या है कि ससुराल वाले घर से बाहर कर देते हैं उस समय, और उसके टाइम उसका बच्चा भी उसको नहीं देते हैं। पुलिस आती है, पुलिस के सामने बच्चा से बुलवा देते हैं कि नहीं, मम्मी को बोल दो कि मुझे मम्मी के साथ नहीं रहना, पापा के साथ रहना। तो इस सिचुएशन में महिला तो अकेली पड़ जाती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं हो जाती, क्योंकि बच्चा तो छोटा है, जो उसको मोबिलाइज कर देता है परिवार में उसके साथ हो जाता। तो उस सिचुएशन में महिला के पास क्या राइट रहता है? उसके पास उसे हाई कोर्ट ही एक राइट रहता है। वहां पे उन्हें एक रिट फाइल करनी पड़ती है जिसमें वो मांग करती है कि मेरा बच्चा मुझे दे दिया जाए। और ऐसे केस हमारे सामने बहुत आते हैं जहाँ पे छोटी उम्र में बच्चा 12 साल के अंदर का है और वो उसको सिखाया पढ़ाया गया है कि वो बोले कि मैं पिता के साथ रहना चाहता हूँ, माता के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में अगर वो हाई कोर्ट जाती है तो उसकी मांग पूरी की जाती है और उसे बच्चा वापस मिल जाता है। मैम, एक जो थाने के अंदर 498 के तहत जो FIR दर्ज की जाती है, परंतु दोनों पक्षों के बाद वो सुलह हो जाते हैं। इस विषय पर आपको क्या आपकी क्या राय है? जी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 498A जब महिला के साथ बहुत सारा प्रताड़नाएं होती हैं, वॉयलेंस होता है और वो परेशान होके FIR भी दर्ज कराती है, और कहीं ना कहीं जब उसका पति और उसके ससुराल वाले महिला के साथ समझौता करने के स्टेप में आ जाते हैं और वो चाहते हैं कि समझौता हो जाए, और महिला भी किसी न किसी कंडीशन को लेके समझौता करने को तैयार हो जाती है, तब FIR क्वैश करने के लिए, यानी रद्द करने के लिए, या चार्जशीट रद्द करने के लिए, या कंटायर कोर्ट प्रोसीडिंग रद्द करने के लिए, इसको बोलते हैं क्वैशिंग के लिए, उन्हें 482 CRPC में हाई कोर्ट जाना पड़ता है। किसको? पति और उसके परिवार वालों को। ठीक है। और उसमें महिला को अपना कंसेंट देना पड़ता है कि मैं तैयार हूं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो कोर्ट को अगर समझ में आता है कि हाँ, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है और कोई एम्बिग्विटी नहीं है और दोनों में समझौता हो गया है, किसी को नुकसान नहीं है, तो वो रद्द कर देती है FIR और क्वैशिंग कर देती है। और सवाल उठता है मैम कि पत्नी को, अगर पति जो है कई बार जो है कि घरों में लड़ाई झगड़ा होता है और पत्नी को जो है कि पति बाहर निकाल देते हैं, महिला को किस तरह से यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है? इसमें बिल्कुल महिला के लिए एक सेक्शन है, सेक्शन 9, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। उसमें महिला, हिंदू मैरिज एक्ट का है वो 1955 का, वो सेक्शन में कोर्ट में वो जाके पिटीशन लगाएगी महिला, और उसमें कोर्ट को मांग करेगी कि मुझे अपने, मेरे पति जो है मुझे वापस बुला लें, इस तरह का डायरेक्शन दिया जाए। कोर्ट डायरेक्शन देती है केस की सुनवाई के बाद, और अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, अलाउ कर दिया उसके पिटीशन को कि उसे वापस बुला लिया जाए, और फिर भी पति उसे वापस नहीं बुलाता है, अपने पास नहीं रखता है, तो 1 साल के दौरान, 1 साल के उपरांत महिला के पास राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं कि वो डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सके, इसी ग्राउंड पे कि आपने ऑर्डर किया और मुझे पति जो है वापस लेके नहीं जा रहा, इसी ग्राउंड पे। और उसके अलावा वो अन्य और अधिकारों की मांग कर सकती है, जैसे अपने भरण पोषण की मांग कर सकती है। तो सारे अधिकारों की मांग करते हुए वो डिवोर्स पिटीशन अंडर सेक्शन 13 फाइल कर सकती है उसी कोर्ट में। मैम, एक सवाल उठता है कि मैच्युअल जो है कि मैट्रियल रेप की बात होती है,
तो शादी के बाद जो है कि अपने पति पर बलात्कार का आरोप भी लग सकता है। इस तरह का जो आजकल समाज में हो रहा है कि कई बार क्या होता है कि अपना मैट्रिमोनियल बातचीत चल रहा है जो, तो उसमें क्या होता है कि कई बार महिलाएं जो है कि रेप का भी केस जो है कि दर्ज करा देती है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? मैरिटल रेप की बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैरिटल रेप की बात। तो मैरिटल रेप यानी वैवाहिक दंपतियों के बीच में बलात्कार, जो कि ऐसा कोई कानून बना नहीं है आज के दिन। अच्छा। ना ही उस बात को लेके कोई महिला थाने में या कोर्ट में जा सकती है कि मेरे साथ जो है बलात्कार हुआ, मेरे पति ने क्या, ऐसा कोई लॉ नहीं है। लेकिन हाँ, इसको कवर किया है इन्होंने 498A में, डोमेस्टिक वायलेंस में, और महिला उस चीज का उपयोग कर रही हैं जब वो 498A का केस लगाती हैं थाने में या डोमेस्टिक वायलेंस का केस कोर्ट में लगाती हैं, तो इन बातों का हमने देखा है जिक्र करते हुए कोर्ट में कि मेरे साथ बलात्कार हो रहा है, मेरा पति मुझे बलात्कार करता है। तो एक तो मैम ये, और दूसरी सेक्सुअल हरासमेंट की बात कर रहे हैं तो आजकल जो है पुरुषों के साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। और कई बार क्या है कि महिलाएं भी गलत आरोप लगा देती हैं कि भाई पुरुष, इसने में अभी बलात्कार की बात है, मैट्रिमोनियल रेप की बात हुई, तो आजकल जो ऑफिस कल्चर में या जहाँ पर काम काज चाहे कहीं भी पर भी हो, तो वहाँ सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर एक दूसरे के ऊपर आजकल देखा जा रहा है कि केस महिलाएं ज्यादातर कर देते हैं। पुरुषों के विषय, महिलाओं के विषय में हमने बहुत ज्यादा बात की, लेकिन पुरुषों के प्रोटेक्शन के विषय में आपकी क्या राय है? तो सेक्सुअल हरासमेंट एक ऐसा लॉ है जो कार्यस्थल में यानी वर्क प्लेस में एक कानून आया है, उसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ये आया है 2013 में। अच्छा। महिलाएं तो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए जुगों जुगों से लड़ रही है, पर कभी भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1970 में जब एक आंदोलन महिलाओं ने किया, तो हिंदुस्तान यानी हमारे देश में भी पता लगा कि ये एक गुनाह है सेक्सुअल हरासमेंट, क्योंकि महिलाएं ये समझती थी कि इस तरह का जो व्यवहार है पति का मेरे साथ करना या पुरुषों का, ये एक आम बात है और ये वो मान लेती थी कि यही जीवन है और वो उपभोग की वस्तु है, वो उन्होंने मान लिया था। और पुरुष भी जानता था कि वो महिला जो है उपभोग की वस्तु है, ये एक क्राइम है करके इस बारे में ज्ञान नहीं था। राजस्थान में जब एक महिला के ऊपर गैंग रेप हुआ तो एक एनजीओ ने PIL फाइल किया, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, ये 1992 की बात है जी, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस पास की और उस गाइडलाइंस को कहते हैं विशाखा गाइडलाइन जी, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट से प्रोटेक्ट करने की बात बताई गई, महिलाओं को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए वर्क प्लेस में, कार्यालय में। अब 1997 में वो गाइडलाइंस पास हुई पर कहीं इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, और लॉ बना 2013 में, ये जो मैं एक्ट की बात कर रही हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, वो लॉ पास हुआ 2013। 17 साल लग गए एक लॉ पास होने में, कानून पास होने में, महिला को प्रोटेक्ट दिलाने के लिए। आज अगर पुरुष अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ सेक्सुअल हैरासमेंट हो रहा है, तो आप लड़िए। महिलाएं तो जुगों जुगों से लड़ रही है, 2013 में जाके ये एक्ट पास हुए, आप भी लड़िए। आप जब लड़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन आपके पक्ष में भी कानून बल्कि महिलाओं से जल्द ही पास होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लड़ना जरूरी पड़ेगा अपने अपने राइट्स के लिए। महिलाओं ने जब लड़ाई की तो उन्हें न्याय मिला, तो पुरुषों को भी अब जो है कि अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ जो है कि कानून जो है कि बनेगा। मैम, क्या महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकती है? जी हाँ, लीगल सर्विस अथॉरिटी है हमारे हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एक ऑफिस है जहां पे महिला जा सकती हैं और अपने अधिकारों की मांग कर सकती हैं। वो कह सकती हैं कि मेरे पास धनराशि नहीं है, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, या मेरे पास सीमित पैसा नहीं है कि मैं लॉयर को या अधिवक्ता को फीस दे सकूं, तो आप मेरा केस लड़िए। तो सरकार ने ये सुविधा दे रखी है महिलाओं के लिए, वो बिल्कुल इसका फायदा उठा सकती है और कोर्ट में उसके लिए मुफ्त हियरिंग होती है।
मैम एसिड अटैक सर्वर्स के पास जो लीगल रिसोर्सेज क्या ऐसे जिनके ऊपर एसिड अटैक हो जाता है उनके लिए लीगल रिसोर्स क्या है? उनके लिए हैं बहुत सारे लॉज हैं, वो जा सकती हैं एफआईआर लॉन्च कराने। उसके बाद महिला आयोग में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं और उसके अलावा उसको जो सपोर्ट है, कंपेंसेशन, वो भी आपको सरकार से मिलेगा। ये सारी सुविधाएं उसके लिए सुरक्षित हैं, सुनिश्चित हैं। बस उनको सही जगह पे और सही जगह पे उन्हें अपना दरखास्त देना पड़ेगा। मैम मेंटेनेंस को, जो मेंटेनेंस की मांग की बात आपने कही, जो महिलाओं के लिए जो मेंटेनेंस की मांग होती है, तो आजकल समाज में तो पुरुष और महिला दोनों ही कार्यरत हैं। तो सवाल उठता है कि कई बार क्या है कि पुरुष जो है कि अपना मेंटेनेंस तो तुरंत जारी कर देता है, लेकिन अगर पुरुष घर में बैठ के घर का काम संभाल रहा है और महिला कमा रही है, तो उस बीच में अगर डाइवोर्स होता है तो किन को मेंटेनेंस देना चाहिए? मेंटेनेंस का ये नियम है कि हमेशा से ऐसा रहा है कि महिला जो है घर बार संभालती थी और पुरुष कार्यरत था, पुरुष कार्य करता था। अब आज जमाना बदल गया है, महिला भी कार्य कर रही है, पुरुष भी कार्य कर रहा है, दोनों पैसे कमा के घर लेके आ रहे हैं। पर फिर भी हमारे समाज में, हमारे हिंदू समाज में ये प्रथा है कि महिला का भरण पोषण, उसका खर्चा, घर का खर्चा पुरुष को ही करना चाहिए, उसके बच्चे का खर्चा। पर क्योंकि आज महिला कमाने लगी हैं, तो वो भी घर के खर्चे में अपना हिस्सा देती हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। अगर फिर भी वो कोर्ट में जाती है और मेंटेनेंस की मांग करती है, और क्योंकि वो उतना सक्षम नहीं है कि अपना भरण पोषण कर सकती है, तो वो जरूर कोर्ट ऑर्डर करती है कि महिला को प्रॉपर मेंटेनेंस मिले ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके। तो इस तरह का ऑर्डर होता है पति के ऊपर कि वो महिला को थोड़ा मेंटेनेंस दे ताकि वो घर का खर्चा उठा सके और अपने बच्चे को पाल सके। ठीक है मैम, आपने ये बात कही। लेकिन आजकल ये भी देखने को मिलता है कि शादी दोनों की मर्जी से होता है, आपसी सहमति से। लिव इन रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो आजकल लिव इन रिलेशन का भी कल्चर चल चुका है। तो लिविंग में लोग रहते हैं और क्या है कि फिर लड़ाई होती है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते। उस सिचुएशन में मेंटेनेंस जो है कि महिला भी मांगती है और कई बार क्या है कि पुरुष हाथ खड़े कर देते हैं। उस विषय में आपकी क्या क्या है? नहीं, वो कर सकती है, वो डोमेस्टिक वायलेंस भी फाइल कर सकती है। लिव इन रिलेशनशिप वो अब लीगलाइज्ड हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज कर दिया है। तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी, जैसे पत्नियां अपने पति के खिलाफ करती हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप में भी जो महिला है वो पुरुष के खिलाफ केस कर सकती है, मेंटेनेंस की डिमांड भी कर सकती है 125 सीआरपीसी में। 125 सीआरपीसी में अगर जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ किया तो वो उसकी मांग कर सकती है। अच्छा, तो आज के लिए मैम आपने बहुत अच्छा जो है कि हमारे साथ बातचीत की और कानून की जानकारी दी। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे जो है कि हम आपसे फिर किसी न किसी चीज पर प्रकाश लेंगे। तो सबसे पहले मैम आपका हम धन्यवाद करते हैं और हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनको भी आप एक बार धन्यवाद कर दीजिए। तो आज की जो बातचीत थी कानून को लेकर था। हमारे देश में कानून बहुत हैं, उसका सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। तो समाज को बराबरी का जो है एक दर्जा, महिला और पुरुष दोनों बराबर है, तो एक दूसरे के साथ हिंसा ना हो इसलिए कानून बनाया गया। कानून जो है कि किसी को ये नहीं कहता है कि आप जो है कि किसी का शोषण करो। कानून बराबरी के लिए बनाया है। तो हम यही चाहते हैं कि कानून है, उसका सदुपयोग है, दुरुपयोग कोई ना करे। तो आज के लिए इतना ही। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।